तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस प्रकार से, उसको हमने फिगर के माध्यम से समझ लिया था। उसका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, यानी कि जो आहार नाल होते हैं, आहार नाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं उसमें हमने समझ लिया था। और दो पार्ट हमने पढ़ लिया था, उससे बात भी किया था कि जो बकल कैविटी होती है, जो माउथ होता है यानी कि मुंह के बारे में हमने पढ़ा था। दांत कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने बता दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो फेरिंग्स होते हैं वो फेरिंग्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ रखा है। अब जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हमने जो हेडिंग यहाँ पे डाल रखा है, हो सकता है थोड़ा सा कम दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ये है आमाशय यानी कि स्टमक। और स्टमक को हमने अलग से एक स्ट्रक्चर, इसका जो सेक्शनल होता है, यानी कि एक जो स्टमक होता है, स्टमक का इस प्रकार से जो हम सेक्शन करके काटते हैं, इस तरीके से कट करेंगे तो इसके जो अंदर का पार्ट है वो हमको दिखाई देगा। तो आज हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। यह जो है, यह जे आकार की थैली नुमा संरचना होती है। भोजन के आमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस का स्रावण करती हैं। देखो, यहाँ प्रवेश करने पर जो जठर ग्रंथियां होती है, ग्रंथि का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रंथि का मतलब होता है कि जो नोड होते हैं, यानी कि जहाँ से किसी चीज का सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है, यानी कि रिसाव होता है, उसे हम ग्रंथि कहते हैं। अब जठर ग्रंथियां किसे कहते हैं, यानी कि जिसमें से जठर रस, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो स्टमक वगैरह से जो रस निकलते हैं जहां से, उसे हम जठर ग्रंथियां कहेंगे। और जठर उसे कहते हैं जब स्टमक से किसी भी लिक्विड का सिक्रेशन होता है। तो जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर रस का स्रावण करती हैं। यानी कि जैसे ही पेट में भोजन, जैसे ही पेट में प्रवेश करता है, यानी कि ये भोजन है, भोजन जैसे प्रवेश किया, इंटर किया इसमें, यहाँ से जो जठर रस है, जो गैस्ट्रिक जूस है, उसका निकलना, वो रिलीज होना यहाँ से शुरू कर देता है, उसका रिसाव होना शुरू हो जाता है। जैसे हम अगर जो देखें कि अगर कोई खट्टा सामान हमारे सामने अगर जो खा रहा है, जैसे कि इमली ले लो या नींबू वगैरह ले लो, कोई भी खट्टा सामान अगर जो सामने कोई व्यक्ति खा रहा है और हम क्या करते हैं, उसको देख रहे होते हैं। अब देखते देखते ही क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो है वो लार का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लार ग्रंथियां होती है उसको देख करके एकदम उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है कि मतलब अब क्या है वो हमें चाहिए। तो वैसे ही जैसे ये भोजन जो है यहाँ पर आता है, स्टमक में जैसे आता है, स्टमक की दीवार से टच होता है, वैसे ही ये क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है और उसका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करने के लिए तो रस का श्रवण करती है। जठर रस में 97.99% यानी कि 97.99% जो होता है जल, श्लेष्म, HCl तथा पेप्सिन एंजाइम होते हैं। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो श्रवण करते जठर रस होता है उसमें 97.99% जो है वो जल, इसमें जल होता है, श्लेष्म होता है, HCl होता है तथा पेप्सिन एंजाइम होता है। वयस्क मनुष्य में रेनिन का अभाव होता है। जो रेनिन का अभाव, वयस्क मतलब यानी कि जो बच्चा अब क्या हो चुका है, एडल्ट हो चुका है, वयस्क हो चुका है, उसमें रेनिन का अभाव होता है। रेनिन का अभाव क्यों होता है, क्योंकि जो रेनिन होता है वो दूध का पाचन करता है, वो दूध का पाचन करता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब उसके पेट में जो जठर रस है, HCl वगैरह का सिक्रेशन होने लगा है, तो अब रेनिन का कोई काम नहीं, क्योंकि बच्चा अब दाल चावल रोटी सब्जी है ना, भोजन खाने लगा है। अब उसको जरूरत है किसकी, जठर रस की और HCl की। अब वो केवल दूध नहीं पीता है। तो दूध का जो पाचन करता है, वो दूध का पाचन कौन करता है, रेनिन करता है। इसलिए जब बच्चा अब बड़ा हो रहा है तो उसमें रेनिन का अभाव पाया जाता है। HCl की उपस्थिति के कारण जठर रस अम्लीय होता है, यानी कि जो जठर रस होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
यानी ये जो होता है वो अम्लीय होता है, और इसके ही प्रभाव से जो जठर रस होते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, वो भी कैसे हो जाते हैं, वो भी अम्लीय हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि हमने ये देख लिया कि आमाशय के जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है, और आमाशय से किस चीज का सिक्रेशन होता है, तो जठर रस का श्रवण होता है, यानी कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उसका वहां से रिलीजन होता है, वो रिलीज होते हैं वहां से। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो स्टमक है, अब स्टमक में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। ऊपर से तो हमें यहाँ से यहाँ सब दिखता है कि ये स्टमक है, लेकिन स्टमक भी कितने पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड कर रखा है। अगर देखेंगे कि जो वैसोफेगस, वहां भी स्टमक, जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब वहां पे बनाया गया था तो उसमें भी दिखाया गया था कि जो पाइप है उसे हम क्या कहते हैं, वैसोफेगस कहते हैं। वैसोफेगस से क्या होता है, भोजन स्टमक में आती है, यहां से भोजन इंटर करता है और ये आती है कहाँ, स्टमक में। अब स्टमक का और वैसोफेगस, ये जो पार्ट है बीच का, इससे हम कहते हैं कार्डिया। कार्डिया में ही स्फिंक्टर लगा होता है, स्फिंक्टर जो लगा होता है, स्फिंक्टर का मतलब यूं कह लीजिए कि जो वॉल्व जैसा संरचना होता है, वॉल्व जैसे कोई भी चीज यहां से आ तो रहा है, ये आएगा और ये आसानी से इसमें, जैसे देखो ये दो है, अब ये लगा हुआ है, अब कोई भी चीज अगर जो यहां से आता है तो ये क्या करेगा, ये इसको जाने देगा इस तरीके से, यहाँ पर जब प्रेशर डालेगा तो ये दोनों फैल जाएंगे, ये चला जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ से मान लो अब इसको जाना है तो ये वापस जल्दी नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये वॉल्व जैसी संरचना लगी हुई है, ये भोजन को ऊपर जाने से रोकती है। इसका जो ये पार्ट है बॉडी का, ये किनारे वाला पार्ट, इसको हम फंडस कहते हैं, और यहाँ पर जो पाइलोरिक एंट्रम होता है ये हरा पार्ट दिखता है, और बीच में जो बड़ा भाग होता है उसे बॉडी कहते हैं, और ये जो होता है ये ड्यूडेनम होता है। तो ड्यूडेनम यानी कि जो छोटी आंत में भोजन, छोटी आंत से ये लगा हुआ पार्ट होता है, और इधर स्टमक से लगा हुआ पार्ट होता है, उसे हम ड्यूडेनम, ग्रहणी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो पेट के मुख्य कार्य, अब यहाँ पे ये तो हो गए पेट के जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं। यहाँ ऊपर देखेंगे मानो पेट का जो भाग है, सेक्शन ऑफ द ह्यूमन स्टमक, यानी कि जब हम इसको क्या किया, हमने इसको सेक्शन, इसका सेक्शन किया, तब ये हमें पार्ट इसमें दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे पहला जो पार्ट हमको रेड कलर का दिख रहा है वो क्या है, फंडस। फंडस क्या होता है, पेट का ऊपरी भाग फंडस कहलाता है, यानी कि जो पेट है, पेट का जो ये ऊपरी भाग है उसे हम कहते हैं फंडस। जो बॉडी होता है, यानी कि जो पाइलोरिक या पाइलोरस और फंडस के जो बीच में होता है, उसे हम पेट का मध्य और सबसे बड़ा भाग, उसे बॉडी कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बॉडी कहते हैं। इसमें देखेंगे कि जो पाइलोरस होता है, पाइलोरस ड्यूडेनम और बॉडी के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम पाइलोरस कहते हैं। पेट का निचला भाग जो छोटी आंत में खुलता है, पाइलोरस में एक स्फिंक्टर होता है जो भोजन को छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करता है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी क्या होता है, स्फिंक्टर लगे होते हैं, यहाँ पे स्फिंक्टर इस प्रकार से लगेगा। अब यहाँ पर भोजन छोटी आंत में कितना जाना है, कब जाना है, ये स्फिंक्टर डिसाइड करेगा कि कब जाना है और कितना जाना है। तो ये जो कंट्रोल करता है, इसका इस पर जो है नियंत्रण होता है। अब यहाँ भोजन जो होता है वो 3 से 4 घंटे तक होता है। जब यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट में इसको तोड़ दिया जाता है, इसको एक काइम यानी कि लुगदी जैसा बना दिया जाता है, फिर उसके बाद ये अलाउ करता है इसको कि अब ये कहाँ जाए, ये जाए छोटी आंत में, और छोटी आंत में जाने के बाद वहां पर इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि पूर्ण से कंप्लीटली अगर जो डाइजेशन होता है तो वो छोटी आंत में होता है। तो नियंत्रण करता है, यानी ये क्या रखा है, आमाशय में यहाँ पे HCl की उपस्थिति पे
हाँ, यहाँ पे पाइलोरस में एक इंस्टिंक्टर होता है जो भोजन को छोटी आंत में जाने को नियंत्रित करता है। तो जो पाइलोरस है इसमें एक इंस्टिंक्टर होता है और वो कंट्रोल करता है भोजन को आने में। इसके बाद देखेंगे कि अब यहाँ पर एक जो सिक्रीशन होता है वो किसका होता है, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कार्य क्या होता है, तो कहेंगे HCl जो होता है, अभी कहा जो भोजन होता है उसको अम्लीय भी बनाता है, यानी कि जो छोटे जो पार्ट होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, उनको घुलाने का काम करता है, यानी कि एकदम से उसको कायम बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, HCl करता है। अब हम भोजन कर रहे हैं, उसमें बाहर से भोजन के साथ में अगर कोई सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया वगैरह अगर हमारे भोजन के साथ हमारे स्टमक में चले गए हैं और वो बैक्टीरिया ऐसे है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे हमें कोई भी बीमारी हो सकती है, उस बैक्टीरिया को जो मारने का कार्य करता है वो करता है HCl। यानी कि एक प्रकार से ये जो है प्रोटेक्शन भी हमारा करता है स्टमक में। देखो HCl के कार्य, तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अब ये जो पेप्सिन होते हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब ये जो प्रोटीन का पाचन होता है वो स्टमक में होता है, और ये जो पहले निष्क्रिय होते हैं उनको जो सक्रिय यानी कि एक्टिव करने का, अब ये जो HCl है वो किसको, पेप्सिनोजन को बोलता है कि अब पेप्सिनोजन तुम क्या हो जाओ, रेडी हो जाओ, उड़ जाओ, और जो प्रोटीन आया है अब उसका क्या करना है, पाचन करना है। तो ये काम कौन करता है, ये करता है HCl। तो वही कह रहा है कि निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। क्यों बदलता है, क्योंकि इससे प्रोटीन का पाचन होता है। भोजन के साथ आए जीवाणु एवं सूक्ष्म जीवों को मारता है। जैसा कि हमने बताया अभी कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसके साथ बैक्टीरिया वगैरह या सूक्ष्म जीव जो हमारे अंदर चले जाते हैं उनको जो मारने का कार्य करता है वो कौन करता है, HCl करता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। जो अपच भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में ढकेल दिया जाता है। अब यहाँ पे जो भोजन होता है, जो फूड होता है, वो कितने टाइम तक, 3 से 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स यहाँ क्या होता है, रुकता है। और वो रुकता क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे रुकता है तो इस HCl उसमें मिल जाता है, उसको अम्लीय बनाता है। इसके जो दीवार होती है पेट की, जो टिश्यू होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं, इसको एकदम से मथती हैं, मथने का काम करती हैं। इसको एक तरीके से एक लुगदी बना देती है जिसे हम काइम कहते हैं। ठीक, अब उसको क्या किया, काइम बना दिया। तो इसलिए 3 से 4 घंटे तक ये क्या होती हैं, रुकती हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर सीधा सीधा भोजन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में HCl का सिक्रेशन होता ही नहीं है। तो अगर जो नहीं होता है तो फिर किस प्रकार से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं भोजन के उनको कैसे तोड़ेगा। तो इसलिए यहाँ जितने काम यानी कि जो बड़े पार्टिकल होते हैं सबको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम यहीं पर हो जाता है। केवल एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम जो होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। अपचा भोजन धीरे धीरे ग्रहणी में धकेल दिया जाता है। अब भोजन को क्या करेगा, अब भोजन को यहाँ से जब एकदम कायम बन गया, लुगदी बन गया, अब भोजन को यहाँ पर अलाउ करेगा कि अब भोजन कहाँ पर जाए, अब भोजन ड्यूडेनम से होते हुए छोटी आंत में भोजन जाए। अब देखो पेट के जो मुख्य कार्य होते हैं वो क्या होते हैं। जगह कम होने के कारण हमको हेडिंग जो है इधर उधर करना पड़ा, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है कि मैं इसको लिख सकूं। बाकी मैं किसके बाद क्या बताना है वो मैं बता रहा हूं। पेट के मुख्य कार्य यानी कि जो मेन फंक्शन है पेट का वो क्या है। तो पहला कार्य तो होता है भोजन का भंडारण करना, यानी कि स्टोरेज। भाई तुम खाना जो खाते हो वो डायरेक्टली जो है कहाँ जाता है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तुरंत जो है वहां पे उसका एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। तो पहले स्टोरेज होता है, उसका भंडारण होता है, फिर भोजन का पाचन होता है। जैसे पीछे हमने अभी बता रखा है कि किस तरीके से पाचन होता है। अब यहाँ पे पाचन यानी कि इसका डाइजेशन होगा। यहाँ पे तो स्टोरेज होता है, डाइजेशन होता है,
फिर भोजन को मथना, हमने कहा कि जो दीवार होती है, जो स्टमक वॉल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, भोजन को मथती हैं। अब मथती क्यों है कि ताकि वो कैसा बन जाए, एकदम से लुगदी बन जाए, और जो लुगदी हम कहते हैं काइम। अब वो भोजन को मथना, तो भोजन को मथा कहाँ जाता है, स्टमक में। अब भोजन को छोटी आंत में भेजना, फिर स्टमक क्या करती है, छोटी आंत में भेजती है। तो भोजन का स्टोरेज यानी कि भंडारण करना, भोजन को पचाना, उसके बाद भोजन को मथना, और फिर भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजना, ये इसके क्या है, इसके मुख्य कार्य हैं। ठीक, तो इतना था आमाशय के बारे में कि आमाशय किस तरीके से काम करता है, आमाशय में क्या क्या होते हैं, और ये जितने पार्ट भी थे हमने इसके बता दिए हैं। ओके, इससे ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि जो 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए इतना मेरे ख्याल से सफिशियंट है। ओके, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आमाशय के बारे में जैसे कि हमने ये बताया कि इसके कितने पार्ट होते हैं। अब देखेंगे कि जो आमाशय ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ से अभी बात कर रहे थे कि जो HCl का सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है, यानी कि जो जठर रस होते हैं उन सब का सिक्रीशन यहाँ से होता है। अब इसमें कुछ जो है कोशिकाएं होती हैं, वही कह रहा है कि आमाशय ग्रंथियों में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगर जो पहली कोशिका की बात हम करते हैं तो वो है पेप्टिक या जाइमोसेनिक कोशिकाएं। ये जाइमोसेनिक कोशिकाएं क्या होती हैं, जो पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि जो पाचक एंजाइम का स्राव किस कोशिका से होता है, तो वो कौन सी कोशिका है, पेप्टिक या जाइमोसेनिक कोशिकाएं। दूसरा जो है वो है ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं। इनका काम क्या होता है, जो HCl का स्राव करती हैं, यानी कि जो HCl का सिक्रीशन करती हैं, उसे हम ऑक्जेंटिक या पैराइटल कोशिकाएं कहते हैं। तीसरा जो है वो म्यूकस कोशिकाएं, जो म्यूकस बनाती हैं, इससे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। अच्छा देखो, जो म्यूकस होता है उससे तो भोजन का पाचन होता ही होता है, इस पर जो होता है, जो स्टमक की दीवार होती है, जो स्टमक की दीवार होती है उस पर एक लेयर चढ़ा होता है म्यूकस का, इस तरीके से। ठीक, एक लेयर इस पर जो लगी होती है, वो क्या करती है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है या प्रोटेक्शन देती है किसको, वो स्टमक की दीवार को, ताकि जो HCl होता है